So after completing reflection, now we are going to study refraction. Refraction is defined as when light ray moves from one medium to other, the change or the phenomena of change in its direction is known as refraction. तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाता है और अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जबकि स्पीड और वेवलेंथ चेंज होते हैं। तो कह सकते हैं व्हेन light ray moves from one medium to other, its frequency do not change while the speed and wavelength changes. So we will define a new term which is called refractive index of medium. Refractive index of medium. It is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. So we can say mu is equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि लाइट का जो स्पीड है उसका रेशियो है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि
मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में स्पीड से कितना गुना कम है। तो इसी तरह से हम दो मीडियम में लाइट की स्पीड को भी कंपेयर कर सकते हैं और उसके लिए डिफाइन किया जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। तो इसका हम लोग सिंबल ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, या ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसका वैल्यू होता है μ2/μ1। μ2 को लिखा जा सकता है c/v2 और μ1 को c/v1। तो ये फाइनली हो गया v1/v2। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो किसी वेव का स्पीड होता है v = n लैम्डा, तो इसको लिख सकते हैं n λ1/n λ2। So refractive index of 2 with respect to 1 can be written as μ2/μ1 is equal to v1/v2 is equal to λ1/λ2, where v1 is speed of light in medium 1 and v2 is speed of light in medium 2. λ1 is wavelength of light in medium 1 and λ2 is wavelength of light in medium 2। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन फिर भी कुछ लॉज हैं जिनको फॉलो करता है। इन लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो इसमें जो पहला लॉ है ये वैसा ही है जैसा लॉ हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। सपोज ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं ये दो मीडियम का बाउंड्री है ना, और इस मीडियम पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया अपना नॉर्मल। इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μi और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μr, ठीक। अब इसमें सपोज कोई लाइट रे ऐसे आया तो ये हो गया अपना इंसिडेंट रे, और ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे मुड़ गया है ना। ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद मुड़ गया, तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे।
ना। तो फर्स्ट लॉ जो है वो ये बताता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड normal to the boundary of two mediums lie in same plane। ये बिल्कुल वैसा ही लॉ है जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। तो अगर अपने पास इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो I, रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो R और नॉर्मल के डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो N, तो इनमें जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन होगा कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और थर्ड वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट, ये जीरो होना चाहिए, जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी ऐसा सीखा था। तो कोई भी दो ले सकते हैं, जैसे R क्रॉस N, इनका क्रॉस प्रोडक्ट और I के साथ में इनका डॉट प्रोडक्ट, ये जीरो हो जाएगा। ठीक, अब जो है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है इसको मान लेते हैं I है और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जिस तरह से रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिलेट करता था, वैसे ही यहाँ भी सेकंड लॉ है जिसको कि स्नेल्स लॉ कहा जाता है। ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R को रिलेट करता है। तो रिलेशन कुछ ऐसा है कि म्यू I साइन I इज इक्वल टू म्यू R साइन R, ये स्नेल्स लॉ हो गया। इसमें से म्यू I जो है ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट, और म्यू R जो है यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच refracted ray is present। तो स्नेल्स लॉ बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R को रिलेट करता है ना। तो जैसे बुक्स में जनरली जो ये रिलेशन लिखा रहता है वो लिखा रहता है साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। अब वहाँ पर हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि म्यू टू किसको लें, म्यू वन किसको लें, इसलिए हमें उस तरह से फॉर्मूला याद नहीं करके ऐसे याद रखना चाहिए जैसे कि अभी हमने देखा। ये याद करने में भी अच्छा है और साथ में ये समझना आसान है कि I वाले टर्म में तरह म्यू I साइन I है, यानी जिस मीडियम में लाइट रे इंसिडेंट होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू I और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये दोनों को एक तरफ रखेंगे और जिस मीडियम में लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के जाएगा
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर और उस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये एक तरफ होंगे। इस तरह से याद करना हमें आसान है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है when light ray moves from rarer medium to denser medium, it bends towards normal to the boundary. After refraction, तो लाइट रे जब एक जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे बेंड हो गया, तो ये जो एंगल है ये है आई और ये है आर। इसका रिफ्रैक्टिवनेस म्यू आई और इसका रिफ्रैक्टिवनेस म्यू आर। तो स्नेल्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, मीन्स साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आई बाई म्यू आर। चूंकि म्यू आर जो है ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रहा है, ये अपना नॉर्मल है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर वाले से कम होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो होगा म्यू आई छोटा है तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगा, इसका मतलब आर छोटा हो जाएगा आई से, और इसलिए लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। The second point is when light ray moves from denser medium to rarer medium, it bends away from normal after refraction. सपोज ये दो मीडियम की बाउंड्री है, इस मीडियम में इंसिडेंट रे और इस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है। ये हो गया नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे सपोज आया ऐसे और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चला गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ आर। तो बाय स्नेल्स लॉ म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। अब इसमें ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम
डेंसर है, तो लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि म्यू आई ग्रेटर देन म्यू आर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आई बाई म्यू आर। ये होगा ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स आर इज ग्रेटर देन 1, और इसलिए लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद इस नॉर्मल से दूर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, व्हेन म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आर, light ray moves from one medium to other without any deviation. तो सपोज ये बाउंड्री हो गया, ये हो गया नॉर्मल। तो अगर कोई लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो बिना किसी डेविएशन के चला जाएगा। ये हो गया म्यू आई और ये हो गया म्यू आर। इस केस में म्यू आई और म्यू आर इक्वल है, तो बाय स्नेल्स लॉ म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, मीन्स साइन आई इज इक्वल टू साइन आर बिकॉज म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आर. So I is equal to R. That means angle of incidence or angle of refraction are equal. So light ray will not deviate. The fourth point is, if light ray is incident perpendicular to the boundary, then it will pass without any deviation. No, suppose ये बाउंड्री हो गया और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल के पैरेलल आया तो I इज इक्वल टू 0 होगा। तो बाय स्नेल्स लॉ म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। यहाँ का रेफरेंस इंडेक्स म्यू आई और इस मीडियम का म्यू आर। तो सिंस आई इज इक्वल टू 0, सो आर इज इक्वल टू 0। तो लाइट रे बिना किसी डेविएशन के क्रॉस कर जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट है, सपोज अपने पास कुछ पैरेलल मीडियम्स हैं। ऐसे एक मीडियम ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, ये होगा। 3 मीडियम है। ये इस सबसे ऊपर वाले जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
म्यू नॉट है, उसके नीचे वाले का है म्यू वन, उसके नीचे वाले का म्यू टू, इसका म्यू थ्री और लास्ट वाले का फिर से म्यू नॉट। तो सपोज यहाँ पर कोई लाइट रे आता है और ये सारे मीडियम से पास करता है, ये सारे मीडियम जो है वो पैरेलल है ना। तो इसमें अगर कोई लाइट रे आएगा, सपोज यहाँ पर अपना नॉर्मल हो गया ये ना, और यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आया, तो सपोज कोई लाइट रे यहां से ऐसे आया, अच्छा, और ये यहां से ऐसे मुड़ गया, फिर यहां से ये इधर आ गया, फिर यहां से ऐसे चला गया। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग मान लेते हैं I, और इसको मान लेते हैं R1। तो ये भी R1 होना चाहिए, ये R1 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला एंगल हो जाएगा R2। तो ये वाला एंगल VR2 होना चाहिए, ये वाला एंगल हो गया R3। तो ये एंगल भी होगा R3, और इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस मान लेते हैं E, है ना। तो हम लोग हर बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ऑल मीडियम्स आर म्यूचुअली पैरेलल, तो ये लाइट रेज जो स्लैब्स हैं वो सारे पैरेलल हैं। तो हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ एट ईच बाउंड्री। तो सबसे पहले हम लोग पहली वाली बाउंड्री पर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आएगा म्यू नॉट साइन I इज इक्वल टू म्यू वन साइन R1, म्यू वन साइन R1, ठीक। इसी तरह से दूसरे वाले बाउंड्री पर, ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री पर देखेंगे तो ये म्यू वन और म्यू टू दो मीडियम का बाउंड्री है ये। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आएगा म्यू वन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू टू साइन R2, ठीक। ये इस बाउंड्री पर हो गया, म्यू वन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू टू साइन R2। अब आते हैं थर्ड वाले बाउंड्री पर, इस बाउंड्री पर अप्लाई करेंगे, ये म्यू टू और म्यू थ्री का बाउंड्री है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे म्यू टू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन R3, ठीक। इसके बाद फोर्थ वाले पर, ये जो फोर्थ बाउंड्री है, इस फोर्थ बाउंड्री पर हम लोग देखेंगे ये जो है म्यू थ्री और म्यू नॉट, इन दोनों का बाउंड्री है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आएगा म्यू थ्री साइन R3 इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन E। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी मीडियम में म्यू और एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन कहें,
दोनों का प्रोडक्ट सब में इक्वल है। अगर मैं ऐसा कहूं सारे ये इक्वल हैं तो कह सकते हैं म्यू नॉट साइन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन ई। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे वो हर मीडियम में पैरेलल हो जाएगा जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा। सो लाइट रे becomes parallel in every mediums having equal refractive indices। तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा, जैसे ऐसा भी पॉसिबल है अगर μ1 और μ0 इक्वल हो गए तो R1 और I इक्वल हो जाएंगे। अगर μ2 और μ0 इक्वल हो गए तो R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे। सो इफ μ1 इज इक्वल टू μ0 then I is equal to R1। If μ1 is equal to μ2 then R1 is equal to R2। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जो कि पैरेलल हो, लाइट रे पैरेलल मूव करता है। तो इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अपने पास एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y डायरेक्शन में चलने पर चेंज होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय μ0 1 प्लस y स्क्वायर पावर 1/2। सपोज ऐसे दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो y डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, x डायरेक्शन में ये चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या पता करना है, इफ a light ray is incident at angle 5 degree then find deviation when it emerges from slab। तो ऐसा है कि यहां से कोई लाइट रे ऐसे आया है ना, ये एंगल सपोज 5 डिग्री है ये है, और यहां से लाइट रे ये कुछ इस तरह से बेंड होता हुआ गया है ना, लेकिन यहां जब जाएगा तो फिर से बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है इधर एयर है, इधर एयर है, और इसमें जो है ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है जो कि वेरिएबल है। तो एयर में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री था तो एयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमर्जेंस ये भी 5 डिग्री हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं
डेविएशन विल बी 0, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो लास्ट एग्जाम्पल से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल करेंगे। इसमें बिल्कुल वैसे ही एक्स और वाई एक्सिस है और अपना जो मीडियम है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, जिसमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो कुछ इस तरह से वेरी करता है, म्यू नॉट अंडर रूट वाई पावर 3/2 प्लस 1। इसमें म्यू नॉट का जो वैल्यू है ये है 1। तो हमें क्या करना है कि अगर कोई लाइट रे इफ लाइट रे is incident at grazing incidence then we have to find the trajectory equation of light ray passing through the medium, है ना। तो इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये सिर्फ वाई डिपेंडेंट है। तो वाई डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि वाई डायरेक्शन में जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में जाने पर नहीं चेंज होगा। इसका मतलब यह है हम खूब सारे पैरेलल स्लैब कंसीडर कर सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, और स्लैब जैसे जैसे एक्स एक्सिस से दूर होते जाएंगे ऊपर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें कहा गया कि जो लाइट रे है वो उसका ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब हुआ कि ये लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री पर इंसिडेंस हुआ है ना। तो अगर इस लाइट रे को हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ऐसा कुछ पाथ होगा, है ना, जिसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब लाइट रे को मान लेते हैं ये गया, तो कोई जनरल पॉइंट लेते हैं इस पर। ये जनरल पॉइंट है x, y। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्लैब्स जितने बनेंगे उनके पैरेलल एक लाइन हमने खींचा। ये भी कोई दो स्लैब का बाउंड्री होगा, है ना, दो स्लैब का बाउंड्री होगा। तो इस बाउंड्री पर एक नॉर्मल डालेंगे। सपोज ये जो है ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ये जो टेंजेंट होगा ये कुछ ऐसे जाएगा इधर। तो सपोज ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो, एक्स एक्सिस से सपोज ये जो एंगल है
ये हमें थीटा है मानते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये है आई, ठीक। तो खूब सारे पैरेलल स्लैब हो तो हमें पता है कि अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं हर बाउंड्री पर, तो सारे जो हैं म्यू साइन आर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो इधर एयर है और इधर भी एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। यहाँ पर स्नेल्स लॉ मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस बाउंड्री पर, तो 1 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट एक्स वाई है, वहाँ पर स्नेल्स लॉ से आएगा म्यू साइन आई, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में देखें, यहाँ पर ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट और ये नॉर्मल, इस ट्रायंगल में देखें तो आई का जो वैल्यू है, ये आई का जो वैल्यू होगा ये 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा, आई का वैल्यू रख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब म्यू का वैल्यू रखते हैं, तो म्यू का वैल्यू हमें दिया गया है म्यू नॉट अंडर रूट वाई पावर 3/2 प्लस 1, है ना, इनटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू तो हमें 1 दे दिया गया यहाँ पर, तो म्यू नॉट का वैल्यू 1 रखने के बाद ये वैल्यू आएगा वाई पावर 3/2 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक। यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई पावर 3/2 प्लस 1। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएं, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा हो गया, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आया है ये कह सकते हैं कि ये जो है बेस है ट्रायंगल का और ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का लेंथ वाई पावर 3/2 प्लस 1 और इसका जो बेस है ये हो गया 1, तो इसका हाइट आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वाई पावर 3/4। अब हम क्या करेंगे कि जो टेंजेंट है इस फिगर में, ये ग्रीन कलर का जो टेंजेंट दिखाया गया है उसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट is given by tan theta is equal to dy by dx। इसका मतलब होगा कि dy by dx is equal to tan theta, और tan थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालेंगे तो आएगा हाइट डिवाइडेड बाय बेस, मीन्स y पावर 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, dy डिवाइडेड बाय y पावर 3/4 इज इक्वल टू dx। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y पावर -3/4 इंटू dy इज इक्वल टू dx। इनको इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि ये जो लाइट रे है
ये लाइट रे 0.00 यानी कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो लिमिट रखेंगे जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, और इसको जाना कहाँ पर है, x y तक। तो लिमिट रखेंगे x का लिमिट x और y का y। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जाएगा y पावर -3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/4 प्लस 1 0 to y is equal to x minus 0। तो फाइनली y पावर 1/4 लिमिट रखने के बाद ये आ जाएगा, यानी कि जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आया y इज इक्वल टू x/4 पावर 4, ये हो गया अपना इस लाइट का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन।